हे एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद जीआर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग का जो है 14 दिसंबर को दोस्तों सी टेट का पेपर होना है। कौन सा? 14 दिसंबर को। ठीक। और मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा तबीयत उतना अच्छा है नहीं, है ना, खांसी वगैरह है, तो मैनेज करना आप लोग। और मैं आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम लोग अब क्या करने वाले हैं। जो 10 से 11 दिन बचा हुआ है दोस्तों, ये जो दिन रहता है, जो बचा हुआ दिन रहता है, वो सिर्फ हमारा प्रैक्टिस करने के लिए रहता है। ठीक है क्या दोस्तों? तो प्रैक्टिस करने के लिए अब हम जो है सी टेट के लिए जो है सीडीपी, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है जो आए हुए हैं, अभी हम लोग जो है 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी में, पेपर 1 का, उसके बाद पेपर 2 का, उसके बाद ऐसे ही करके 21, 22, 23, 24 जितना भी हुआ है अभी तक हमारा 4-5 साल का, उसको हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। इससे जो है हमारा पूरा पूरा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जितना पढ़े हैं वो भी हमारा बन जाएगा, और आपको जो है इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अपने आप को जो है जज करने के लिए दोस्तों, अपने आप को आंकने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऐसे ही मैंने भी पेपर पास किया है ना, और आप लोग भी पता होगा, कोई भी आलतू फालतू चीज़ नहीं देखना है, जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है वही से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को चालू करते हैं और हम जो है 30 क्वेश्चन को है सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2021 का पेपर है, पेपर 1 का सीडीपी को हम लोग देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस जो ओरिजिनल पेपर है, यहाँ आप लोग को बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, बाल विकास सीडीपी जो है 1 से 30 नंबर का, 30 नंबर का हम लोग करेंगे, और इसी को देख के आपको जो है नेक्स्ट जो आने वाले जो अभी आएगा ना, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। मतलब यही क्वेश्चन नहीं, पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है, जिससे आप लोग को जो है सहूलियत मिलेगा। और देखिए, मैं बस क्वेश्चन देता हूँ, कुछ सेकंड रुकूंगा और उसके बाद मैं बता दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने के लिए है, इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा एनालिसिस तो करेंगे नहीं, है ना, ज़्यादा इसको विश्लेषण करेंगे नहीं, हम सीधा सीधा आंसर बताएंगे। बस आप लोग चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको लिए है, बस प्रैक्टिस करिए आप लोग जो है। गले में तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसको मैनेज करिए आप लोग जो है। चलो पहला क्वेश्चन, एक खेल क्रिया, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन, यहाँ देखिए, यहाँ मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन क्या हो सकता है? तो बताइए आप लोग जो है, पहला क्या होगा? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। तीसरा देखिए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। चौथा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। चलिए, आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक, क्योंकि पिता ने कहा लड़कियों की तरह, ये एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अब जो है ऑप्शन मतलब क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए, एक प्रगतिशील कक्षा में, आप लोग पढ़िए, यहाँ इंग्लिश में भी है, यहाँ आप लोग जो है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हो वही सेम है दोस्तों, कोई बनावटी नहीं है मेरा। आपको भी ऐसे दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिखने को मिलेगा। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला ऑप्शन, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ठीक। तीसरा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। चलो, आप लोग के पास 5 सेकंड है। आशा करता हूँ आप लोग सही बनाए होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा तीसरा है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। दोस्तों, क्या? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इसको 1 सेकंड हम बस 30 सेकंड के लिए इसको हम लोग जो है जल्दी जल्दी विश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम पर, खाली पाठ्यक्रम पर पालन नहीं करना है। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे की चुनौती नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा जो है, अंक के आधार पर बांटना नहीं है। तो तीनों गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक, जल्दी करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक।
क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, बस आप लोग को जो है इसको बनाना है, ठीक। और आंसर मैं बता देने वाला हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, चलो बताइए, तो यह योजना क्या है? पहला, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा, अधिगम के लिए पाठ या ढांचा जो बोलते हैं आधारभूत संरचना का काम करेगी। थर्ड, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। चौथा जो है अधिगम की प्रक्रिया में अंतरहीन होगी। चलिए इसका बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों आपका अगर 2 करे होंगे तो आप लोग का सही होगा। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि एक गतिविधि कर रहे हैं और छात्रों में संघर्ष करते देख, छात्र जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो अध्यापिका जो टीचर है हम लोग को क्या बोलती है? अध्यापिका जो है हमारे संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो मतलब थोड़ा सा उनको बस ढांचा है ना, वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई भी थोड़ा हल्का सा उनको सहायता देते हैं उसको पाठ बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, एक जो है यहाँ हमारा जो साइकिल चला रहे हैं ना, कोई यहाँ हमारा यहाँ ये मान के चलो ये हमारा साइकिल है, ठीक दोस्तों, यहाँ कोई साइकिल चला रहा है, एक बंदा जो है, एक जो बच्चा है यहाँ साइकिल चला रहा है और वो जो है अच्छे से नहीं चला पा रहा है। तो यहाँ एक और कोई इंसान आता है, ठीक, पीछे से ऐसे पकड़ के इनको जो ऐसे पकड़ के थोड़ा सहारा दे देता है। इसी को जो है पाड़ या ढांचा बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ अध्यापिका क्या बोलिए, यहाँ स्ट्रगल करते रहते हैं बच्चे और अध्यापिका थोड़ा सा उनको क्या, क्यों, कैसे ऐसे प्रदान करती हैं, मतलब थोड़ा ढांचा देती हैं, पाड़ देती है, ठीक। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग जो है जल्दी जल्दी करेंगे। चौथा क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए आप लोग बताइए। तो पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। यहाँ बोला जा रहा है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को सही लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण द्वितीय कारक है, ये तो गलत है। तीसरा देख लेते हैं, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं हमारा, यहाँ परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। चलिए आप बताइए चारों में से। 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा पहला, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और जो परिवार जो है वो हमारा समाजीकरण का पहला कारक है, ठीक। ये जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलो 5वां क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, बस आप लोग क्वेश्चन करिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, पहला ऑप्शन, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। और जो है चौथा, बुद्धिमत्ता की में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। चलिए बताइए, हम लोग बस आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं, ठीक। हम बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप लोग को जो है प्रैक्टिस भी लगा रहे, ठीक। चलिए 6वां क्वेश्चन, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाता है। चलिए बताइए, पहला प्रथापूर्व, दूसरा प्रसागत, तीसरा उत्तर
प्रथागत, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक। लॉरेंस कोहलबर्ग के हैं, बताइए। तो अगर आप ऑप्शन ए अगर किए होंगे तो बिल्कुल जो है ये ऑप्शन गलत होगा। आपका जो है सीधा आंसर जो है ऑप्शन 2 प्रथागत है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा तो इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, मतलब ऐसे पुराने क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है, जिससे हम लोग को पता चल सके जो है लॉरेंस कोहलबर्ग से सिंपली तौर पे नहीं आए हैं। देखिए ये जो वर्ड है ये हमारा समझ में नहीं आ पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे को आप लोग को इसी को देख के इसको लॉरेंस कोहलबर्ग को अच्छे से पढ़ लेना है, इन सबको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, ये हमारा होता है तरीका, क्योंकि अगर जो थोड़ा डिफिकल्ट या समझ ना आए उसको फिर से पढ़ते हैं। अब आप लोग जो है इसको नहीं समझे होंगे तो ज़रूर उसको पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। कौन जोर देता है बताइए। चलो फिर पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो किस पे महत्व पे जोर देता है बताइए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन 2 गुणारूपण, ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा और ऑप्शन 4 जो है संतुलीकरण। चलिए बताइए, 5 सेकेंड। अगर आपने गुणारोपण बोला है दोस्तों, अगर आपने गुणारोपण बोला है या अभिप्रेरणा तो आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ये सांस्कृतिक उपकरणों जो है इसका सही आंसर होगा। कहीं भी सांस्कृतिक की बात करें, भाषा सामाजिक की बात करें तो वो लेव वाइगोत्स्की है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8वां, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। चलिए बताइए, फिर पढ़ देता हूँ। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, ऑप्शन 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, ऑप्शन 3 विकास का समीपस्थ खेल, या जो है स्कीमा या मनोबंध। चलिए बताइए 8वां क्वेश्चन। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर इसको बारे में पता होगा, और अगर आप मेरे इस वीडियो को खाली सुन भी लेंगे ना तो भी आप लोग को जो है क्या बोलते हैं रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंड हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप लोग को जो है आंसर भी पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन स्कीमा मनोबंध बोला गया है तो आपका जो है ये सही होगा। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो है संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा को ही दोस्तों मनोबंध कहते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक नया चीज़ मिल गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। चलो बताओ। मुख्य गुण यह बोला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। क्वेश्चन बढ़िया दिया है। तो पहला ऑप्शन अमूर्त सोच का विकास करता है, दूसरा विचार या सोच के केंद्रीकरण करता है, तीसरा परिकल्पित निगमात्मक सोच, चौथा जो है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर एक बार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो क्या होता है, अगर आप लोग ऑप्शन 2 किए होंगे तो विचार या तो सोच का केंद्रीकरण, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। विकास के संदर्भ में कौन सा सही है उसको बताना है। पहला ऑप्शन विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा ऑप्शन विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। ऑप्शन 3
विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। ऑप्शन जो है 4 है, विकास जो है बहुआयामी होता है। आप लोग बताइए, 5 सेकेंड आप लोग के पास। तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन 4, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस प्रकार से होता है? जन्म से लेकर बच्चों के विकास किस क्रम से होता है? जन्म से किशोरावस्था बोल रहा है तक जो है बच्चों का विकास किस क्रम से होता है? पहला संवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा अमूर्त संवेदिक मूर्त, तीसरा मूर्त अमूर्त संवेदिक, चौथा अमूर्त मूर्त संवेदिक। 11वां क्वेश्चन बताओ। यह इंग्लिश में भी है, सेंसरी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट ऐसा है यहाँ। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ये संवेदिक, उसके बाद मूर्त और अमूर्त। ये ऐसे होता है, सेंसरी मोटर पहले काम करता है, उसके बाद कॉन्क्रीट और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक, तो जन्म से उसके बाद किशोरावस्था में ऐसे जो है बच्चों का विकास होता है। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो किस प्रकार देखना चाहिए बोलो? पहला अधिगम, पहला ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन 2 अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ऑप्शन 3 योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऑप्शन 4 अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। चलिए बताइए 12वां का। तो इसका आंसर है हमारा 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, हम लोग सीधा आंसर देख रहे हैं क्योंकि आप लोग का जो है ये जो है प्रैक्टिस समझ लीजिए। ठीक, और पुराने ओरिजिनल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपका समझ विकसित करेगा और सही तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देगा। 13वां क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। पहला ऑप्शन खाली स्थान में भरना है, एक समावेशी कक्षा में होना चाहिए। पहला प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, दूसरा अभिभेदी समरूपी निर्देशों, तीसरा सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव की बात नहीं करते, चौथा जो है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो चलिए आप इसका बताइए, 5 सेकेंड। तो इसका आंसर सब लोग बता दिए होंगे, ऑप्शन 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांगजन अधिकतर अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? पहला मंदित छात्र, दूसरा विकलांग छात्र, तीसरा जो है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा छात्र जिसका अशक्त शरीर है। 14 में किसको बोला जाता है बताइए? 2016 में दिव्यांगजन अधिकतर अधिनियम 2000 साल के 2016 में क्या किस तरीके से उनको बोला जाता है जो लोग दिव्यांग है? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। अब हम जो है विकलांग नहीं बोलते, हम लोग जो है दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीसरा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक, तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए दृश्य सभ्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन 4 जो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। 15 बताओ। मतलब कि नेगेटिव अगर पूछा है तो हमको नेगेटिव लेना है, मतलब शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल संरचनाओं का मतलब कठिन का प्रयोग करना है बोल रहा है। मतलब ये अगर ये गलत है तो हमारा नेगेटिव का दोस्त नेगेटिव ही हमारा आंसर होगा। 16 चलिए यहाँ बताइए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला
कम परिज्ञानता या बोध गम्यता बोल सकते हैं। दूसरा अपसारी चिंतन। तीसरा अति सक्रियता। चौथा असत्यकर्ता। असत्यकर्ता। चलिए बताइए 16वां का। तो इसका जो है आंसर हमारा ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन। ठीक, 17 देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को एक संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, पहला ऑप्शन विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। दूसरा विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। तीसरा सभी के लिए मानकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो इसका आंसर बताइए 17वां का। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोग जो है 3 जो क्वेश्चन है नेगेटिव, आप लोग ऑप्शन को देख लोगे, जैसे कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 विविध विन्यासों का उदाहरण लेने चाहिए। ठीक, 18 समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। दोस्तों मेरे को खांसी सर्दी भी है तो और बुखार भी है, तो टेंशन ना लीजिए, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक ना। हंसना मत बिल, है ना। नाक मेरा ऊपर अप डाउन हो रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक, ऐसे आप लोग बस क्वेश्चन करिए ताकि जो है आपका जो है रिमाइंड हो सके और जो पढ़े हैं वो फिर से याद आ सके, आपको हेल्प हो सके। मेरा कारण यही है कि यही इसीलिए मैं बना रहा हूँ पुराना क्वेश्चन पेपर से ही, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आता है, ऐसे समझ पे विकसित होकर। 19 नंबर क्वेश्चन अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, पहला ऑप्शन। दूसरा प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन 3 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। चलिए बताइए। तो इसका आंसर सबसे बेस्ट है हमारा ऑप्शन 2 प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20 शर्मिंदगी खाली स्थान है। शर्मिंदगी पहला ऑप्शन का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। ऑप्शन 2 शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन 3 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशील होता है। क्या शर्मिंदा अगर होगा तो बच्चों प्रभावशील होगा? नहीं। ऑप्शन 4 शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करने चाहिए। तो ये नहीं है। इसका सीधा आंसर हम लोग देख लेते हैं। चलो आप लोग 5 सेकंड है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। ठीक, शर्मिंदगी का संज्ञान और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, दोनों पड़ सकता है। ठीक है सर, अगर आप शर्मिंदा करते हो किसी को तो। 21 नंबर क्वेश्चन निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशील माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। ऑप्शन 2 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन 3 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। चौथा अनुकरण नकल का दोहराना। अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशील माध्यम कौन सा है? सबसे बेस्ट आंसर बताना है 21 का। तो इसका आंसर है, चलो बताइए 5 सेकंड। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। जो त्रुटि है उसको विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इनके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकेगी,
क्या ये सही है? नहीं लग रहा है। ऑप्शन 2, त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्या ये सही लग रहा है? तो लग रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शन 3, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 22 क्वेश्चन में आए थे। एक अध्यापिका सॉरी एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकेगी। चौथा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को अर्थपूर्ण है। तीसरा जो है, इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियों के वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती है। चौथा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। क्या इसको हम बता चुके थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों 22 का ऑप्शन 2 है। ठीक, इसको शायद मैं बता चुका था। नेक्स्ट चलते हैं। 23वां क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, पहला ऑप्शन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, पहला ऑप्शन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया। कब कठिन ज़्यादा होता है उसको बोला जा रहा है। तो बताइए कब ज़्यादा कठिन होता है बच्चों को सीखने में? तो इसका आंसर दोस्तों ए लिया गया है। पता नहीं ये क्यों लिया गया है, लेकिन मेरे को ये नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर छोटे छोटे टुकड़े में अगर हम लोग बच्चों को दिखाते हैं तो उनको सीखना सरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर जो है ऑप्शन ए ही लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? कौन सा अवस्था सबसे सर्वोत्तम है? पहला, उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा, निम्न उत्तेजना उच्च भय। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। तीसरा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, और चौथा जो है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। चलिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है बताना है। 1 2 3 4 5। इसका जो आंसर है ऑप्शन 3, संतुलित संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ये सबसे बेस्ट सर्वोत्तम अवस्था है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, चलो बताओ, बच्चों की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन 2, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों से निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन 4, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। 25। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए उपयुक्त धारणा बताना है। पहला, योग्यता सुधार्य है। दूसरा, योग्यता अटल है। तीसरा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, असफलता अनियंत्रित है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है हमारा 26, योग्यता सुधार्य है। ठीक। 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी निम्न विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन 2, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन 3, बारंबार परीक्षाएं। चौथा, अन्वेषण और संवाद। तो 27 का
27 का जो है हमारा जो है आंसर है ऑप्शन जो है 4, अन्वेषण और संवाद। ठीक, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह की व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। चलिए बताइए। स्वयं से बात कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन 2 नियमन, तीसरा आत्म केंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, चौथा। चलिए बताइए 28वां का। इसका तो सही आंसर आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे। ठीक, यहाँ हम लोग इंग्लिश में भी है, तो इसका जो आंसर है सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन है दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लेना हम लोग, आप लोग इसको बिल्कुल पढ़ लेना। और ये जो है विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, डिसऑर्डर, तो साइकोलॉजी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ये वाला टॉपिक में आप लोग जो है विकार के टॉपिक में इसको मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। चलिए बताइए। पहला, विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, योग्यता के आधार पर समूह में विभाजित करना बोल रहे हैं, तो ये सही है क्या? नहीं। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, चौथा पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वालों को विद्यार्थियों की पहचान करना। 29, तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना और उसके बाद ही उन लोग को सिखाना। ठीक, ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, 2021 पेपर 1 की, उसके बाद जो है 2021 पेपर 2 की भी हम लोग CDP देख लेंगे। ऐसे ही पूरा CDP हम लोग देख लेंगे। ठीक, जिससे आपका ओरिजिनल क्वेश्चन भी सामने आ जाएगा, आपका जो है रिमाइंड भी हो जाएगा और सही तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है वो भी आप लोग जो है समझ पाओगे। प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। ऑप्शन लास्ट वाला क्वेश्चन, बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जाता है। फिर पढ़ते हैं, बच्चों की विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता पर, ऑप्शन 2 केवल पर्यावरण पर, ऑप्शन 3 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, ऑप्शन 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। चलिए बताइए 30वां का। इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल राइट आंसर दे चुके होंगे आई थिंक। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल नहीं है, केवल वाला। एक तो चीज़ अब मैं लास्ट क्वेश्चन है तो बताना चाहता हूँ, अगर नेगेटिव वाला चीज़ है केवल वगैरह का तो उसको हम लोग जो है सीधा हटा देने वाले हैं। ठीक है, ये वाला ट्रिक एक पता है होगा और मैं पहले भी बताया हूँ। अगर आपको कोई भी ऑप्शन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, एक ट्रिक है रामबाण, इसको आप लोग ब्रह्मास्त्र काम पे जानोगे। मेरा ब्रह्मास्त्र यही है, अगर आपको कोई भी CDP में है ना या पेडागोजी कोई में भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो जो बड़ा वाला क्वेश्चन है दोस्तों उसको ले लेना है, क्योंकि 99% जो है ये सही रहता है। ठीक, सही रहता है। ये ट्रिक भी है और इसका आंसर भी जो है यही है, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक पारस्परिकता से जुड़े रहते हैं ना, तो ये हमारा इसका अंतर्गत आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कोई विश्लेषण नहीं किया, हमने क्वेश्चन पढ़ा और आप लोग के पास समक्ष रखा और उसको हम लोग जो है प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करें। ठीक, ऐसे ही मैं फिर भी नेक्स्ट आज शाम को फिर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जो है जल्दी जो है CDP कर लेंगे और हिंदी कर लेंगे। पेडागोजी का सेशन जो है साइंस का भी होगा, उसको भी हम लोग जो है कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जो है ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर को लाता रहूं और आप लोग को बताता रहूं। जितना भी आंसर बताया दोस्तों वो ऑफिशियली आंसर की जो आया था उसका है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं जितना भी आंसर है था वो ऑफिशियल जो है आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बताया हूं। धन्यवाद दोस्तों।